हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी दबाव समूह के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं जितने चैप्टर लेके आ रहा हूं सब एम लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर हैं, लेकिन मैटर उसमें जो आप लोगों को मिलेगा वो एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और स्टैंडर्ड बुक मिला के, उसके साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके तब मैंने नोट्स प्रिपेयर किया और उसी से आप लोगों को नोट्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो आज का चैप्टर है हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय एकता के बारे में। यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसे सही तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता, पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं फिर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है? राष्ट्रीय एकता। ठीक है, ये देश की यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्र की एकता के बारे में बात कर रहा है। आप सबको पता है कि भारत हमारा अदर कंट्री के लिए भी विश्व में भारत का नाम किससे जाना जाता है? वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से। मतलब भारत पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश अथवा लोग हैं सबको एक परिवार का सदस्य मानता है। ठीक है, तो अगर यह अदर कंट्री के लिए यह सोच रखता है तो अपने इंडिया में इसके जितने स्टेट होंगे, जितने लोग होंगे, सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही पाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता संविधान के तहत इसे क्या वैधता दी गई है। तो इसके लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। 1961 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद हम लोग देखेंगे और एक दो महान लोगों के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके वाक्यों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि मेंस में अगर आप लोग लिखने जाएंगे राष्ट्रीय एकता पे आप लोग देखते हैं कि ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है निबंध, तो उसे कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स जितना साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में बात करेंगे। इसका गठन कब किया गया और किस वाक्य के साथ किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद, यह जो हमारा एक परिषद बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है राष्ट्रीय एकता के लिए, इसमें पहला वाक्य हम लोग लिखेंगे कि इसका गठन कब किया गया था। यह पूछता है हमेशा। गठन 1961 में किया गया था। और इससे इंपॉर्टेंट एक बात और है कि इस राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन किया गया था इसके लिए एक मूल वाक्य रखा गया था। तो वह मूल वाक्य क्या है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। वाक्य था एकता में अनेकता। मूल वाक्य क्या है? एकता में अनेकता। समझने की कोशिश करेंगे। यह क्या था? यह मूल वाक्य था। मतलब कि भारत हमारा सब लोग जानते हैं, इसमें काफी सारे संप्रदाय आप लोगों को मिलेंगे, काफी सारे धर्म मिलेंगे, रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग है भारत का। भारत को अगर एक तरह से देखें तो कई सारे, जैसे होता नहीं कि अगर मकान बनाया जाता है तो उसमें ईंट और गारे जोड़ के बनाया जाता है तो वह मजबूत होता है। तो इसी तरह से ईंट कहीं और से लाई जाती है, उसका मसाला कहीं और से लाया जाता है और फिर जो मकान बनता है वो कहीं और बनता है। और जैसे बनता है उसमें जितने भी मटेरियल लगते हैं, कंक्रीट हो गया आपका और आपके गार्ड वगैरह हो गए, तो पूरे मिला के जिस तरह से एक मकान का निर्माण किया जाता है, अनेकता को मिला के एकता में बदला जाता है, उसी तरह से यह क्या है? एकता में अनेकता। मतलब यह है एक, भारत हमारा देश एक है, ठीक है, लेकिन इसमें अनेकता ऐसी है, मैप से समझेंगे थोड़ा हम लोग कि देखिए ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना, सिर्फ समझना है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इधर के साइड में देखेंगे उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में क्या है? ज्यादा से ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं और वहां पर हमेशा हिम जमी हुई रहती है। तो यहाँ की जो स्थिति है अलग है। अगर इधर हम लोग आएंगे राजस्थान साइड में, तो राजस्थान में हमें क्या मिलता है? यहां मिलते हैं हमें डेजर्ट,
डेजर्ट बोले तो हमारा मरुस्थल मिलता है, तो यहाँ का रहन सहन प्रकृति अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है। यही पड़ोस में अगर हम लोग पंजाब को देखेंगे तो पंजाब का पहनावा क्या है, अलग है। वहां के लोग क्या करते हैं, साफा पहनते हैं। सिख धर्म के लोग ज्यादातर पाए जाएंगे। ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, गुजरात में जाएंगे, एक बात है, अगर जितने स्टेट में हम लोग जाएंगे लैंग्वेज चेंज होती रहती है। मैं एकता में अनेकता को ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, समझिएगा इसको कैसे बात की जाती है। निबंध लिखने की आप लोगों को मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं कि निबंध कैसे लिख सकते हैं आप लोग मेंस में, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं राजस्थान का रहन सहन अलग है, जस्ट बगल में पंजाब है, इसका रहन सहन अलग है। उसके नीचे आएंगे गुजरात में, ये जो हमारा गुजरात का पूरा पोर्शन पड़ता है, गुजरात में क्या है, यहाँ की लैंग्वेज चेंज है, यहाँ का भी रहन सहन चेंज है। महाराष्ट्र में आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, यहाँ मराठी बोलने वाले हैं। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन इनका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। भाषाई तौर पर इसका विभाजन हुआ था। सबसे पहले भाषाई तौर पर विभाजन किसका हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश यहाँ दिखेगा। तो आंध्र प्रदेश पहले क्या किया जाता था कि मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के तौर पर पहली बार चुना गया था। तो जब यहाँ पर चुना कैसे गया था कि यहाँ पर ये लोग बोले कि भाषा के आधार पर हमें अलग किया जाए, क्योंकि इधर के जो लोग तमिलनाडु के थे वो तमिल बोलते थे, इधर के लोग क्या बोलते थे, अपने आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु वगैरह बोलते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें अलग करना है, हम एक भाषा के तौर पर अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया कि प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू जी ने इसका विरोध किया। तो उस समय आंध्र प्रदेश का एक फेमस पर्सनालिटी थी, कौन सी थी, श्री रामुलु पोट्टू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। तो ये 54 दिन 54 डेज तक कंटिन्यू क्या थे, अनशन पर बैठे। इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भूचाल टाइप का आ जाता है। आप लोग देखते होंगे जब कोई भी धरना प्रदर्शन दिया जाता है या आमरण अनशन किया जाता है, उसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अलग ही रुख पकड़ लेता है। तो क्या होता है, तो इनको जब लगा, जब इनकी रामुलु की मृत्यु हुई वहां, तो लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमें भाषा के तौर पर क्या करना है, राष्ट्र को अलग करना है। देश मत छोड़िएगा, एकता में अनेकता समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है, रहन सहन चेंज है, खान पीन चेंज है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। जब रामुलु की मृत्यु होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि अब हमें एक राज्य का अलग से गठन कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर राज्य का गठन हम लोग नहीं करेंगे तो और सारे लोग भी ऐसे अनशन करेंगे, हमारी सत्ता पूरी तरह से चली जाएगी। तो क्या हुआ कि इसका विभाजन कर दिया गया। तमिलनाडु इधर हो गया, आंध्र प्रदेश इधर हो गया। फिर आगे चल के 2014 में यहां से क्या निकल गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, एकता में अनेकता इसलिए बात कर रहे हैं। तो इसी के बेस पर क्या हुआ, जब ये अलग हुआ तो गुजरात ने सोचा कि हमें भी महाराष्ट्र से अलग होना है, क्योंकि यहाँ मराठी बोली जाती थी और यहाँ गुजराती बोली जाती थी। समझने की कोशिश करिएगा, मैं लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में समझौता किया और इन्हें अलग कर दिया गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी, गुजरात की लैंग्वेज अलग है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज अलग है। अगर लैंग्वेज अलग है तो वहां का रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग होगा। तो इस तरह से विभिन्नता दिखाई गई। और यहां पर भी क्या हुआ, कर्नाटक पड़ा, केरल पड़ा, सबकी लैंग्वेज जो थी अलग थी, रहन सहन अलग अलग था। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पूर्वी भारत में चले जाइए, तो वहां पर भी क्या है, अनेकता में एकता दिखाया गया है। बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतनी सारी भिन्नता होने के बावजूद जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था कि कुल जितनी रियासतें थी, आई थिंक 522 या 52 रियासतें थी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूं, उतनी रियासतों को क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा एक राज्य में मिलाने की कोशिश किया था। तो उसमें से 3 राज्य जो निकल के आए थे वह कौन से थे हमारे, एक आंध्र प्रदेश था, गुजरात का जूनागढ़ था और एक था जम्मू कश्मीर। यही 3 राज्यों ने अनबन फांदी थी। तो इसे भी क्या किया गया था, जनमत संग्रह से मिला लिया गया था, इसे पुलिस के दल पे मिला लिया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया था। इसका संविधान अलग था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ का सब कुछ अलग था। राजा हरि सिंह ने कहा कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, तो संविधान अलग हुआ, लेकिन इनका विलय किया गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे या जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इतना समझना है कि इतनी सारी अनेकता होने के बावजूद प्रेजेंट में आप लोग देखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, सब में भिन्नता है, लेकिन एक यूनियन के रूप में, संघ के रूप में क्या किया गया, इसका गठन किया गया भारत का। तो यही एकता में अनेकता का ये उदाहरण है। एग्जाम्पल मैंने इस तरह से समझाया जिससे कि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। अब एक पॉइंट में संघ के बारे में बात हो रही है, तो एक आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगर
पूछेगा कि भारत हमारा कैसा राज्य है, कैसा देश है, तो भारत के संविधान के आपका जो अनुच्छेद 1 है उसी में राज्यों के बारे में बात की गई। उसमें लिखा गया है कि भारत संघों का राज्य है, भारत संघों का राज्य है, सॉरी राज्यों का संघ है, मतलब कि कई सारे राज्य मिलकर ऐसे ऐसे करके तब भारत का निर्माण किया गया है। तो इसमें बहुत सारी अनेकता और विभिन्नताएं हैं, फिर भी मिलाकर भारत को एक यूनियन के रूप में दिखाया गया है। तो आप लोगों से पूछ लेगा कि फेडरेशन और यूनियन, ऑप्शन में दोनों दे देगा। तो फेडरेशन का मतलब यह है कि इनमें क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है, राज्य अपने से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भारत है ये यूनियन है, संघ है, तो इससे राष्ट्र अपने से अलग नहीं हो सकते। अगर आप लोग यूएसए में जाएंगे उसमें 50 आपके स्टेट मिलेंगे, 50 ने अनुबंध करके क्या किया है कि इसमें मिले हैं यूएसए में, तब जाके अमेरिका बना है। वो कभी भी उससे निकल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां फेडरेशन है और फेडरल है, सॉरी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ यूनियन है। भारत हमारा एक यूनियन कंट्री है, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो एकता में अनेकता का आशय यह था। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, मैं काफी दूर तक निकल गया, माफ करिएगा, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट थी बताना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद का। गठन 1961 में हुआ, मूल वाक्य एकता में अनेकता, और इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का बेस क्या है? 1961 में गठन हुआ, इसका मूल वाक्य एकता में अनेकता, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसके होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब एक बात करेंगे, एक फाउंडेशन आया था सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, राष्ट्रीय फाउंडेशन। कौन सा? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, एक मिनट कॉल आ रही है। सॉरी, कॉल आ गई थी, छोड़िए। बात करते हैं हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए क्या किया गया था? राष्ट्रीय फाउंडेशन, राष्ट्रीय फाउंडेशन का एक गठन किया गया था, और यह कब हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन गठन 1992 में हुआ। इसका गठन 1992 में किया गया, और गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, होम मिनिस्ट्री के तहत। गृह मंत्रालय के अधीन यह क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो ये दो फाउंडेशन हमारे थे राष्ट्रीय एकता परिषद से संबंधित। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में, एकता में अनेकता इसका वाक्य है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उसके बाद बात आती है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, इसका गठन 1992 में हुआ, और गृह मंत्रालय के अधीन यह आता है। उम्मीद करता हूं दोनों मंत्रालय आप लोग, सॉरी परिषद आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे, दो आपकी फेमस पर्सनालिटी हैं, मायनोर वेनर और उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनके वाक्य को हम लोग लिखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इन लोगों ने क्या किया है? राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की है। सबसे पहले लिखेंगे किसका? मायरोन वेनर। मायरोन वेनर, इन लोगों ने क्या किया है कि एकता को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो इसे हम लोग समझेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ, बीच में कॉल आ गई तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय एकता का अर्थ राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले
उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना, आंदोलनों को सॉरी इसे साथ में कर देते हैं, नकारना को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो, जो संकीर्ण हितों से परे हो। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा वाक्य इन्होंने लिखा है और एकता के बारे में इन्होंने, राष्ट्रीय एकता के बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना। समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे आंदोलन जो देश को विभाजित करना चाहते हैं। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो हमारा उत्तर पूर्वी स्टेट है, हमारी मतलब 7 सिस्टर्स हैं, जो किधर पश्चिम बंगाल के उस साइड में पड़ते हैं। आपके पूर्व साइड में कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम म्यूजियम में आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि विभाजन की बात की थी। अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा नहीं 5-6 महीने पहले की बात है, विभाजन की बात की जा रही थी, आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो उन आंदोलनों को क्या करना, नकारना। राष्ट्रीय एकता तभी साबित होगी जब राज्य का विभाजन करने वाले आंदोलनों को आप नकारेंगे, जो राज्य के विकास में, जो राज्य की एकता में विघ्न उत्पन्न करते हैं। अगर उस आंदोलनों को हम लोग क्या करेंगे, नकारेंगे, तो राष्ट्रीय एकता हमारी पूरी तरह से बनी रहेगी। यही बात कहने की कोशिश की है कि इन्होंने, मायरोन वेनर ने यह बात की है। उसके बाद सेकंड इसी में आता है आंदोलनों को नकारना, फिर समाज में राष्ट्रीय लोकहित धारणा फैलाना। समाज में राष्ट्रीय लोकहित, लोकहित का मतलब है लोक से ही आप लोग आशा लगा लिया करिए कि आम लोगों के बारे में बात की जा रही है, सबके बारे में बात की जा रही है। मतलब एक तरह से पूरे देश के बारे में बात की जा रही है कि आपको ऐसे कार्य करने के बारे में जानकारी देनी है जो लोकहित से संबंधित हो, जिससे सभी नागरिकों को क्या हो, प्रॉफिट हो, या फिर उससे कोई लॉस ना हो किसी को। ठीक है, तो ये बात उन्होंने की कि समाज में राष्ट्रीय लोकहित फैलाना, एक दूसरे की हेल्प करना। समाज में बने रहने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट या मुद्दा यही है कि आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी या किसी कार्य में एक दूसरे की हेल्प लेनी होगी। उम्मीद करता हूं चीज क्लियर हो गई होगी। इसी में थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट, जो संकीर्ण हितों से परे हो। राष्ट्रीय लोकहित की धारणा ऐसी होनी चाहिए जो संकीर्ण का मतलब है किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए, किसी एक के हित के बारे में बात हो रही हो, उससे परे हो, मतलब उसके तरह से ना हो। किसी एक व्यक्ति के बारे में राष्ट्रीय लोकहित फैलाना भी क्या है, जुर्म है एक तरह से। इससे क्या होगा, देश का विभाजन होगा या फिर केंद्रीकरण की भावना फैलेगी। अब भारत हमारा विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब है, कल हम लोगों ने जब देखा था नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायती राज, तो पंचायती राज में हम लोगों ने सही तरीके से समझा था कि भारत विकेंद्रीकरण की नीति पर चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर किसी एक में सत्ता का होना क्या होता है, किसी भी राष्ट्र में अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारी सत्ता हो जाएगी तो उस देश का विकास नहीं हो सकता, फिर वहां तानाशाही शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेटेस्ट न्यूज आज और कल की बनी है, कहां की, नेपाल की देखिए, संसद भंग कर दिया है। केपी शर्मा ओली ने, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, पूरी तरह से तानाशाही अपना ली है, संसद ही भंग कर दिए हैं, उन पर मुकदमा किया गया है। तो ये होता है क्या कि लोकहित संकीर्ण होगा। अगर संकीर्ण लोकहित हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर तो वहां के हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर, अपने स्वयं पर, व्यक्तिगत तौर पर क्या कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, पूर्ण बहुमत से सरकार थी तो उसका वो फायदा उठाकर पूरी संसद ही बंद कर दिया, सरकार के अगेंस्ट जाने लगे, देश के अगेंस्ट जाने लगे। तो इस तरह से सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए आप लोगों को। कैसे कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ एक देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेंस में अगर इसे लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलने की संभावना है। आइए, हम लोगों ने मायरोन वेनर की देख ली, अब हम लोग देखेंगे किसकी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्होंने क्या वाक्य दिया था, काफी बड़ा है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन, ईंट एवं गारे से बन सकने वाला घर नहीं है। इसमें आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था आप लोगों को, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि कैसे एकता को हम लोग समझे, राष्ट्रीय एकता को। तो उस बारे में मैंने वो एग्जांपल आप लोगों को दिया था जो वहां उस हिसाब से पूरी तरह से सही है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है, यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है, ठीक है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके, जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। पूरा सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे फिर उसे समझेंगे। किया जा सके, इसके विपरीत एकता एक विचारधारा है। ये बहुत बड़ा वाक्य है इनका। इसके विपरीत एकता एक विचारधारा है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए, जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है, यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए, जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं। 3 पॉइंट इसमें है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझेंगे बहुत सही तरीके से। आज हम लोग राष्ट्रीय एकता को खत्म करने वाले हैं। राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला घर नहीं है। राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला घर नहीं है। देखिए, ईंट एवं गारे में क्या होता है कि ईंट और गारा मिला के एक घर का निर्माण किया जाता है, लेकिन अगर हम लोगों को राष्ट्रीय एकता बनानी है तो उसके लिए उनके विचार का मैच होना बहुत जरूरी है। ईंट गारे का मतलब इन्होंने यहां इसका असर यह लगाया है ईंट गारे का कि किसी भी व्यक्ति को जाने अनजाने में आप लोग एक नहीं कर सकते। जब तक उसके विचार मैच नहीं करेंगे वह पूरी तरह से एकता में अनेकता का उदाहरण नहीं बन सकता, राष्ट्रीय एकता वह नहीं हो सकती। ठीक, अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है, किसी विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। देखिए, इंडस्ट्री वगैरह में, उद्योगों में योजना प्लानिंग बनाई जाती है। कैसे कि किसी भी कार्य करने को लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है कंपनी के तहत, या फिर मैनेजमेंट समिति बनानी जाती है, मैनेजमेंट कमेटी। उसके तहत होता है कि सारे जितने कर्मचारी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, सारे वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें सैलरी के हिसाब से रख लिया जाता है और उस प्लानिंग के हिसाब से पूरी तरह से कार्य किया जाता है। तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल देकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित किया कि जो हमारी एकता है, यह एकता ऐसे नहीं बनाई जा सकती औद्योगिकी की तरह। मतलब औद्योगिक योजना भी नहीं। औद्योगिक योजना का आशय यही है कि उद्योग लगाना, एम्प्लॉइज को क्या करना, सैलरी देना, उनसे कार्य करवाना, वो एक प्लानिंग के तहत होता है। तो आप एक प्लानिंग के तहत
राष्ट्रीय एकता नहीं ला सकते। इन्होंने यह समझाने की कोशिश की है। अब बताते हैं कि असल में राष्ट्रीय एकता है क्या। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत एकता एक विचारधारा है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। एकता जो है एक विचारधारा, एक थिंकिंग है, मेंटेलिटी क्रिएट करने की, पॉजिटिव मेंटेलिटी क्रिएट करने की एक थिंकिंग है, विचारधारा है जो लोगों के मस्तिष्क तक जाए और लोग उसका मतलब समझें कि यह विचारधारा किस लिए लाई गई, एकता से फायदा क्या है। तो उसकी अगर देखिए, अगर कोई भी कार्य आपको करवाना है किसी से या फिर किसी चीज को लागू करना है तो पहले आप उसकी विशेषता बताओगे, लोग समझेंगे, तब जाके उसे अपने आप पर अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि एकता एक विचारधारा है जो लोगों के मस्तिष्क में जानी चाहिए, जो माइंड में जाके सेट हो, लोग उसे समझें और उसके बारे में सोचने को मजबूर हो। तो वो है हमारी क्या, एकता। यह एक चेतना है, गजब, जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए। चेतना का मतलब यह है, जैसे आप लोगों ने सुना था पुनर्जागरण काल, जो पूरी तरह से क्या होता है कि एक पुराने धर्रे पर चलते रहते हैं, समाज वगैरह सब कुछ चलती रहती है, उसमें अचानक से कोई व्यक्तित्व ऐसा आता है, कोई महान व्यक्ति ऐसा आता है जो चेतना जगाता है। लोगों के पास होता सब कुछ है, उसे समझ नहीं पाते, किसी चीज के प्रति उन्हें जागृत करता है कि आपको ये करने से ये फायदा होगा, आप इस तरह से एक यूनिटी में आओगे। तो इस तरह से हम चेतना बोलते हैं। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं सबके समझ में आना चाहिए कि यह क्या है, एक चेतना है। राष्ट्रीय एकता हमारे लिए जरूरी है। इसकी आवश्यकता के बारे में हम बताएंगे। तो सब लोग जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से राष्ट्रीय एकता आप लोगों के माइंड में सेट हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इसी तरह प्यार बनाए रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। उम्मीद करता हूं पिछले सारे लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे और उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, वंदे मातरम।